हम संविधान में पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। 31 दिसंबर 2016 को एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए एक परिषद का गठन किया। एलिजाबेथ प्रथम ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी। 1726 के राजलेख द्वारा कोलकाता को, मुंबई को और मद्रास के जो राज्यपाल थे उनको और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति 1726 के राजलेख द्वारा प्रदान की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास 1773 से 1853 तक माना जाता है। पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इस एक्ट का गठन गुप्त समिति की सिफारिश पर किया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के कार्यों को भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना और उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करना। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के कार्य को भारत में भी और ब्रिटेन में दोनों स्थान पर उस पर नियंत्रण करना, उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करना। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? पहली बार इसी में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया। कंपनी के जो प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और इसी एक्ट द्वारा 1773 के एक्ट द्वारा ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। पहले सदस्य थे फ्रांसिस, दूसरे क्लेवरिंग, मानसन तीसरे, चौथे बारवेल। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। बंगाल का अगर पहला गवर्नर पूछेगा तो क्लाइव, और जब गवर्नर का पदनाम बदल कर गवर्नर जनरल हुआ उस समय कौन थे गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। शासन की समस्त सैनिक और जो सिविल शक्तियां हैं वह गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दी गई। सैनिक और सिविल दोनों शक्तियां गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दी गई। और निर्णय हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार, अगर बहुमत हेतु निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिल गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो होते थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1774 में इसी एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा यम्पे थे और इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा यम्पे थे। अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। इस एक्ट ने कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैनिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें कुछ कमियां थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने संशोधन अधिनियम 1781 पारित किया था। इसी संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। 1773 के कमियों को दूर करने के लिए एक बंदोबस्त कानून आया, 1781 संशोधन अधिनियम, इसी को बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ब्रिटिश संसद के
परवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। 1781 का एक्ट, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, यह एडमंड वर्क के सुझाव पे आया। एडमंड वर्क कौन थे? परवर समिति के अध्यक्ष थे ब्रिटिश संसद में, और इनके सुझाव पर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं थी। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता की सरकार को मिल गया 1781 के सेटलमेंट एक्ट से। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त रखा गया। जो 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। और प्रांतीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर किसी को अपील करनी है तो गवर्नर जनरल की परिषद के पास की जाती थी, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और काउंसिल के लिए नियम विनियमन बनाने के लिए अधिकृत किया गया। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद न्यायालय से सर्वोच्च बनाई गई, क्योंकि उसको न्यायालय के अधीन नहीं रखा गया और नियम विनियमन सब कुछ बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के परिषद को ही मिला। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और विधियों के संपादन में भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को ध्यान रखने का आदेश दिया गया। राजस्व से जुड़े मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। राजस्व मामला भी क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, जो सर्वोच्च न्यायालय उस टाइम बना। राजस्व से जुड़े मामले गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को, नियम बनाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल उसकी परिषद को मिल गया। और उसके किसी को अगर प्रांतीय न्यायालय के खिलाफ कंप्लेन करना है तो उसकी भी अधिकार वह जाके गवर्नर जनरल के परिषद में कर सकता है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। ये था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट या बंदोबस्त कानून। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। भारत में ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश के अधिकार के अधीन क्षेत्र, अर्थात भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला वैधानिक दस्तावेज था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषताएं थी कि यह कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और वाणिज्यिक कार्य कंपनी के निदेशक मंडल को और राजनीतिक कार्य के लिए नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। वाणिज्यिक कार्य निदेशक मंडल और राजनीतिक कार्य नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। इसमें 6 मेंबर होते थे। नियंत्रण बोर्ड ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण और अधीक्षण करता था। नियंत्रण बोर्ड को शक्तिशाली बना दिया गया। यह भारत के नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधि का नियंत्रण करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य बना, इसका जो अध्यक्ष होता था वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। और गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। और प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति नियुक्त किया गया।
भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों को अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। भारत में जो अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति हुई, उनके अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी 1784 के एक्ट द्वारा। 1784 की मुख्य विशेषता था कि यह निदेशक मंडल वाणिज्यिक कार्य को देखरेख करेगा और नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, वह राजनीतिक कार्य को देखरेख करेगा। कंपनी के कार्य को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक। और अब आता है 1786 अधिनियम। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इसके तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने काउंसिल के निर्णयों को लागू करने अथवा ना मानने का अधिकार प्रदान किया गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, विशेष परिस्थिति में वो अपने परिषद के निर्णय को मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई थी। जैसे आज वर्तमान में प्रधान सेनापति राष्ट्रपति माने जाते हैं, वैसे गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई। और इस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो सारे अधिकार किसको प्राप्त हुए? सर्वप्रथम कॉर्नवालिस को, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल जब यह अधिनियम 1786 का पारित हुआ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। 1793 का चार्टर अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, उनके 6 सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। 1793 के चार्टर में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर को भारतीय राजस्व देने का प्रस्ताव किया गया। और मुख्य सेनापति के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। और जो मुख्य सेनापति था, उसको गवर्नर जनरल काउंसिल के जरूरी नहीं है कि वह सदस्य रहे तभी मुख्य सेनापति बनता, उसको समाप्त कर दिया गया। अब आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार करने में अभी भी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखा गया। सभी वस्तुओं का ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी आके अब व्यापार कर सकता था, केवल कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी। लेकिन चाय और चीन, ऐसी चाय अगर खरीदना हो और चीन के साथ अगर व्यापार करना हो तो अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी भारत में कब आने लगे? 1813 के चार्टर एक्ट से। और इसी एक्ट के माध्यम से शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। ईसाइयों को धर्म प्रचार करने अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट से मिला और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च होगा, या फिर चार्टर एक्ट 1813 से ही मिला। भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। जो स्थानीय सरकार थी, लोकल बॉडी, जैसे पंचायत, गांव की सरकारें, इनको व्यक्तियों पर कर लगाने के अधिकार दे दिए गए। स्थानीय लोगों पर कर लगाने का अधिकार स्थानीय सरकारों को मिला। व्यक्तियों पर कर लगाने का अधिकार स्थानीय सरकारों को मिल गया। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। इस 1813 के चार्टर एक्ट के मुख्य क्या क्या प्रावधान थे कि इसमें कहा गया, अब कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना है। और शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च होगा। और अगर भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकार दे दिया गया। और भारत में धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को भेजा गया। आता है अगला 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
1800 चार्टर के अधिनियम में जो भारत का गवर्नर जनरल बना, कौन गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 में बनाया गया। फिर 1833 के चार्टर में भारत के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इस तरह इस अधिनियम द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की केंद्रीकरण किस शासन प्रणाली द्वारा माना जाता है? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। कैसे? क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। विधायिका के लिए भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको असीमित अधिकार दे दिया गया। और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो चाय और चीन के साथ अभी भी बना था उसको समाप्त कर दिया गया और कंपनी को प्रशासनिक और राजनैतिक दायित्व सौंपा गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को अधिनियम कहा जाने लगा और इसके पूर्व निर्मित कानून को विनिमय कहा गया। अब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, अगर वह कोई कानून बनाएगी तो उसको अधिनियम कहा जाएगा और इसके पहले अब तक जो कानून बने थे उनको विनियम कहा गया। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भागीदारी संभव बनाया। भारतवासियों को प्रशासन में कुछ भागीदारी संभव 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट से मिलता है। भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ भागीदारी 1833 के चार्टर एक्ट से मिलता है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। मान लीजिए विधिक सहायता लेना हो तो उसके लिए जो गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय परिषद थी उसमें एक सदस्य और जोड़ा गया, उसको विधि सदस्य कहा गया। विधि सदस्य केवल परिषद के बैठक में भाग लेने का अधिकार था और वह वोट नहीं दे सकता था। विधि सदस्य केवल बैठक में भाग ले सकता था, वोट नहीं कर सकता था। सलाह दे सकता था, भाग लेता, लेकिन वोट नहीं दे। इसकी भूमिका वर्तमान भारत के महान न्यायवादी की भांति है। जो विधि सदस्य थे इसकी भूमिका वर्तमान में जो महान न्यायवादी होते हैं उनकी भांति थी। महान न्यायवादी भी बैठक में भाग लेता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रथा को, जो इस अधिनियम की धारा 87 था उसमें लिखा गया कि कोई भी भारतीय अथवा क्राउन की जो देशज प्रजा को, मतलब भारतीय या ब्रिटिश कोई कहीं का भी व्यक्ति हो, उसको अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण इनमें से किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रावधान किया गया था 1887 में कि धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण के आधार पर किसी को कंपनी में नौकरी देने से मना नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग अलग कर दिया गया। अब तक क्या होता था, कंपनी के कार्यों को अलग होता था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया और भारत के लिए विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय एक विधान परिषद बनाएगी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के लिए विधि बनाने हेतु या संविधान बनाने हेतु कह सकते हैं एक 12 सदस्यीय विधान परिषद बनाया गया और सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट से
विधि निर्माण हेतु एक विधान परिषद बना 12 सदस्यीय, और इसी 1853 के चार्टर एक्ट से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 चुनाव बंगाल, मद्रास, आगरा और बम्बई की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 जगह से, बंगाल से, मद्रास से, आगरा से और बम्बई के स्थानीय प्रांतों से चुनाव किया जाना था। इसी चुनाव के साथ 1853 के चार्टर एक्ट में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत की शुरुआत हो जाती है। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ की गई। 1853 के चार्टर 1853 में ही सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ की गई। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई 1854 में। मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में किसके लिए की गई थी? भारतीय सिविल सेवा के लिए, और इसी के माध्यम से खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ की गई। विधिक सदस्य को गवर्नर जनरल के परिषद को पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो विधिक सदस्य बना था 1833 में, विधि सदस्य एक, उसको गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर अब 18 कर दी गई। अब आते हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का संवैधानिक विकास 1858 से 1935 तक माना जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858। यह अधिनियम कैनिंग के समय में 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था, और इसी अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारतीय शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत, और भारतीय शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को भारतीय अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय अधिकारों का मैग्ना कार्टा विक्टोरिया के घोषणा को 1 नवंबर 1858 की घोषणा को कहा जाता है। गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तित कर भारत का वायसराय कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल बना था, भारत का गवर्नर जनरल प्रथम विलियम बेंटिंग, अब भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो भारत के अगर प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नियंत्रण बोर्ड व निदेशक मंडल को समाप्त कर नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और निदेशक मंडल को भी समाप्त कर दिया गया। उसको समाप्त कर करके उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। नियंत्रण मंडल को समाप्त करके उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को मिल गया। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड या भारत परिषद गठित किया गया, और सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष भारत सचिव को ही बनाया गया। भारतीय परिषद एक्ट 1861। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ। इस एक्ट के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ, क्योंकि कानून बनाने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात भारत परिषद अधिनियम 1861 को माना जाता है, क्योंकि इसी द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत की गई। विधि निर्माण के लिए कोई विधि बनाना हो, अगर उसके लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई थी। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया, दोनों में समान व्यवहार किया गया। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया।
बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद में मनोनीत किया और इसी से भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू की गई। पुनः विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1861 के चार्टर एक्ट में किया गया। 1861 के भारत परिषद एक्ट में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। कैसे? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू की गई, जो अर्थात 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रक्रिया को पलट दिया गया। 1773 में केंद्रीकरण शुरू हुआ था, उसको उलट कर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया। बंगाल में 1862 में विधान परिषद बनाया गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल में 1862 में विधान परिषद बना, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। भारत में इसी व्यवस्था के साथ भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो की शुरुआत कर दी गई। अतः मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव भारत में पड़ गई। विभागीय प्रणाली मतलब एक एक विभाग के लिए एक एक लोग को नियुक्त कर दिया गया। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किया गया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में की गई विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। इसी को कहा जाता है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जिसकी अवधि कितनी होती थी? 6 माह। तो अब वर्तमान में अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, उसकी भी अवधि 6 माह होती है। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा घोषित किया गया। 28 अप्रैल 1876 को 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 पढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत परिषद अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, लेकिन मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और भारतीय सदस्य को बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी जो थी उससे प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी गई, लेकिन मतदान करने की और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब पढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी को मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम को अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया। 1909 मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 को अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में पारित किया गया था। पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों का अलग से निर्वाचन के लिए प्रावधान कर दिया गया और मुस्लिम के सदस्यों के चुनाव के लिए मुस्लिम जनता ही मतदान करेगी, ऐसा प्रावधान किया गया। विश्वविद्यालय
जो जमींदार होते हैं प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग अलग से चुनाव का प्रावधान किया गया। पृथक प्रतिनिधित्व के संबंध में वायसराय मिंटो ने भारत के जो राज्य सचिव थे उस टाइम मार्ले, जब भारत सरकार अधिनियम 1909 पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय मिंटो थे और सचिव लॉर्ड मार्ले थे। मिंटो ने मार्ले को एक पत्र लिखा। इसमें कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। सर्वप्रथम भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई। भारत परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी दो भारतीयों को शामिल किया गया और कार्यकारिणी में वायसराय की कार्यकारिणी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पहले भारतीय सदस्य जो भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए वो कार्यकारिणी में शामिल होने वाले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और भारत परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने और मत करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, लेकिन बजट पर मतदान अभी भी नहीं कर सकते थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को जो थे उनको पहली बार बजट पर बहस करने के लिए, अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए और मत करने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे अभी भी। अब आया भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। उस समय राज्य सचिव मांटेग्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड। भारत सरकार अधिनियम 1919 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे और सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया और भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। पहली बार देश की द्विसदनीय विधानपालिका और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई गई था। महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। पहली बार द्विसदनीय विधानपालिका बनी 1919 में। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति पे चुनाव हुआ और महिलाओं को भी मत का अधिकार मिला। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कर दी। फिर से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1919 के अधिनियम में कर दी गई। सीमित संख्या में संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सीमित संख्या में मताधिकार मिला। किस आधार पर? संपत्ति के आधार पर, टैक्स के आधार पर, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कितना टैक्स कौन पे करता है, कितनी संपत्ति किसके पास है, इस आधार पर मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा यूरोपीय, आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों तथा सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 में शुरू हो गई थी। इसके तहत प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, सिंचाई था और हस्तांतरित में स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य। सर्वप्रथम अपने पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का उल्लेख लियोनेल कार्टिस ने किया था। इसीलिए द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनेल कार्टिस को। द्वैध शासन क्या था? एक हस्तांतरित विषय था, एक आरक्षित विषय अपने पास था, हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंप दिया गया था। हस्तांतरित में स्थानीय स्वशासन था, मतलब गाँवों का विकास करने की जिम्मेदारी जो हस्तांतरित विषय था इसके अंतर्गत कर दिया गया। कृषि भी हस्तांतरित विषय में दे दिया गया और शिक्षा और स्वास्थ्य भी, जिससे लोगों को शिक्षा ना मिले तो इनके ऊपर गुस्सा हो, खेती ना अच्छा हो, सिंचाई ना हो पाए, तो जो हस्तांतरित विषय वाले नेता होते थे इनको सौंप दिया जाता था। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल या वायसराय के अधीन होते थे। राजस्व जिससे पैसा आता था, वित्तीय भी, पुलिस, सिंचाई आरक्षित विषय थे। इसी को द्वैध शासन कहा जाता है और इसको किसने दिया था? लियोनेल कार्टिस ने।
जब पैसा यहाँ से नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा, शिक्षा कहाँ से मिलेगा, स्वास्थ्य कहाँ से। इसीलिए दो प्रकार के शासन शुरू हुए, द्वैध शासन। इनके पास केवल अधिकार था, पैसा नहीं था। इनके पास केवल पैसा था, कुछ करने की जिम्मेदारी नहीं थी। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसकी परीक्षा भारत में होनी थी और भारत सचिव को महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया। भारत सरकार एक्ट 1935। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं था। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। इसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। केंद्र और इकाई के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। शक्तियों का बंटवारा 3 सूची में, संघीय सूची में 59 विषय था, राज्य सूची में 54 और समर्थित सूची में 36 विषय। संघीय सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समर्थित सूची में 36 विषय बांटा गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, उसको समाप्त कर 1935 में केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। जो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय था उसको पहले प्रांत में लगाए थे, अब प्रांत से समाप्त करके मेन जगह पर केंद्र सरकार में लगा दी गई। केंद्रीय प्रशासन को अब आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में बांट दिया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, जिसे 1 अप्रैल 1937 से लागू किया गया। प्रांतों में स्वायत्त शासन 1 अप्रैल 1937 से लागू कर दिया गया। दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर और 6 अन्य न्यायाधीश थे। संघीय न्यायालय दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को बना। इसमें 6 न्यायाधीश, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे और इसमें 2 भारतीय थे। 6 न्यायाधीश में 2 भारतीय भी थे। 2 भारतीय न्यायाधीश एम.आर. जैकब एक थे और एक जस्टिस एम.एस. सुल्तान। एम.आर. जैकब और जस्टिस एम.एस. सुल्तान थे। प्रांत में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया और केंद्र में लगा दिया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत इसी अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया था। मताधिकार का विस्तार कर लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार कर दिया गया। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारत परिषद बना था 1858 के अधिनियम द्वारा, उसको अब समाप्त कर दिया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान के संदर्भ में कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है और इसी को गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा। गुलामी का अधिकार पत्र और अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा बताया। 1935 के अधिनियम के फलस्वरूप ही भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत सरकार एक्ट 1935 द्वारा भारत से बर्मा को अलग किया गया और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 15 सदस्य का गठन कर दिया गया।
इसी अधिनियम द्वारा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार कब बना? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 15 सदस्य शामिल थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड बेवेल बने और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। वायसराय लॉर्ड बेवेल को अंतरिम सरकार का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवेल थे जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और तो उनको अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड बेवेल को, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अंतरिम सरकार में कौन कौन सा मंत्रालय किसको मिला? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल जवाहरलाल नेहरू के पास। गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई को। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, जिसके पास बल रहेगा वही रक्षा करेगा, तो रक्षा मंत्री। C.H. भाभा को कार, खनन और बंदरगाह मंत्रालय मिला। भाभा को कार, खनन और बंदरगाह मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री। खाद्य और कृषि मतलब रहेगा, कृषि या खाने पीने के रहेगा तभी प्रसाद बटेगा, तो खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को। रेलवे और परिवहन मंत्री अरुणा आसिफ अली को रेलवे और परिवहन मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जग को कौन जीतेगा? जो श्रम करेगा, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री। सी राजगोपालाचारी। राज या राजा कौन बनेगा? जो शिक्षा ग्रहण करेगा, सब पे राज करेगा, तो राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। श्री राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने। मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग के सदस्य स्टार्टिंग से अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे, ये लोग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए। तो लियाकत अली खां को वित्त मंत्री बनाया गया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खां बने। आई चुंदरीगढ़ को वाणिज्य मंत्री। चुंदरी क्या कहता है? खरीदा जाता है चुनरी, तो वाणिज्य किया जाता है ना, तो वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगढ़ को। अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्री। निस्तार मतलब तार हो रहेगा तब संचार होगा। निस्तार मंत्री, संचार मंत्री। बातचीत केबल के माध्यम से, टीवी पे न्यूज़ समाचार देखते हैं, तो निस्तार, अब्दुल रब निस्तार, तार से संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल। कहीं मंडल बनेगा, 2-4 लोग के ग्रुप को, मंडल को, समूह को, तभी विधि बन पाएगा, तो जोगेंद्र नाथ मंडल से विधि मंत्री। और गजनफर अली खां बचे, ये स्वास्थ्य मंत्री। गजनफर अली खां अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री। गजनफर अली खां, जोगेंद्र नाथ मंडल समूह रहेगा तो विधि बनाएंगे, विधि मंत्री। अब्दुल रब निस्तार, तार से संचार मंत्री। जब तार केबल फैला रहेगा तभी टीवी में न्यूज आएगा तो संचार होगा, तो संचार मंत्री। आई चुंदरीगढ़, चुंदरी खरीदना पड़ता है, क्रय विक्रय, तो वाणिज्य मंत्री। लियाकत अली खां को वित्त मंत्री। और मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए। सी राजगोपालाचारी, राज कौन करेगा? जो शिक्षा ग्रहण करेगा, तो शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी। जगजीवन राम, जग को कौन जीतेगा? जो श्रम करेगा, तो श्रम मंत्री जगजीवन राम। अरुणा आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री। खाने पीने के लिए जब कृषि रहेगा तो प्रसाद बटेगा। C.H. भाभा को कार, खनन और बंदरगाह मंत्री मिला। C.H. भाभा कारखान और बंदरगाह मंत्री। बलदेव सिंह को, जिसके पास बल रहेगा वो रक्षा करेंगे, रक्षा मंत्री हो जाएगा। और जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्री। जॉन मथाई मतलब जमीन को मथ के या खुदाई करके खनन निकाला जाता है तो उद्योग बनता है। उद्योग और आपूर्ति जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री।
जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बने और विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के मंत्री। अंतरिम सरकार के संबंध में अंबेडकर ने कहा था कि जो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने अंतरिम सरकार जो बनी उसके बारे में कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। इसके बारे में किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने अंतरिम सरकार को कहा कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को प्रधानमंत्री अटली द्वारा पेश किया गया और इसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। उस टाइम प्रधानमंत्री अटली थे, इन्होंने पेश किया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 14 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया और यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। इस अधिनियम द्वारा दो डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना कर दी गई। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है 4 जुलाई 1947 को अटली द्वारा पेश किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृत कर दिया गया और इसे 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को लागू 15 अगस्त 1947 को किया गया और इस अधिनियम द्वारा दो डोमिनियन राज्य एक भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री। भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोनों राष्ट्रों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया। नए संविधान के बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य किया जाएगा। देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की छूट दी गई। भारत और पाकिस्तान राज्य की सीमा निर्धारण हेतु दो सीमा आयोग, 4 सदस्यीय पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ को बनाया गया। भारत और पाकिस्तान में सीमा बनाने हेतु दो सीमा आयोग बना था, 4 सदस्यीय आयोग था, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। इसके तहत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पूर्वी बंगाल, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग भारत में शामिल थे। पाकिस्तान में असम का सिलहट था, पूर्वी बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पश्चिमी पंजाब। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, पूर्वी बंगाल और सिलहट पाकिस्तान में और शेष भाग भारत में शामिल होना था। दोनों राष्ट्रों को कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार भी मिला। 15 जनवरी 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल के औपनिवेशिक राज्य का था, डोमिनियन स्टेट का था। स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल बना 1947 में, इसमें कौन कौन सा विभाग किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, सारे मामले जवाहरलाल नेहरू के पास थे। वैज्ञानिक शोध विभाग, विदेशी मामलों विभाग, राष्ट्रमंडल जवाहरलाल नेहरू के पास और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना और प्रसारण राज्यों के मंत्री अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। खाद्य और कृषि मंत्री जो अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हीं को मिला। शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए। वहाँ शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी थे।
अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। जो राज करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, वह राज करेगा। तो सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत में शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद बने। जब ज़्यादा शिक्षा मिल गया तो लोग क्या हुए, आज़ाद हो गए। तो अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बना दिया गया आज़ादी मिलने के बाद। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन मंत्री। वहाँ जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय था, चेंज करके रेलवे और परिवहन मंत्रालय जॉन मथाई को दे दिया। इन्होंने मथ के इतना खनिज निकाला कि उसका रेल बनाए, परिवहन बना डाले। तो रेलवे और परिवहन मंत्रालय उद्योग और आपूर्ति इनके पास था। तो उद्योग धंधों में रेलवे बनाए, कारखानों में खूब, और परिवहन बस ट्रक सबका निर्माण किया। तो रेलवे और परिवहन मंत्री जॉन मथाई को मिल गया। R.K. षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री। वहाँ वित्त मंत्री लियाकत अली को था, उनको हटा के R.K. षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय दे दिया गया। और विधि मंत्री अंबेडकर के पास था। जगजीवन राम श्रम मंत्री, जो श्रम करेगा वही जग को जीतेगा। और रक्षा मंत्री बलदेव के पास, जिसके पास बल रहेगा वही रक्षा करेगा। तो बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, इकलौती महिला थी। माना जाता है कि महिलाएं कोई बीमार उमार रहता है तो अच्छे से देखभाल कर लेती हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री किसको बना दिया गया, राजकुमारी अमृत कौर। क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ था, सबको अच्छे से रहना था, स्वस्थ रहना था। तो एकमात्र महिला शामिल किया गया हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य देखभाल के लिए राजकुमारी अमृत कौर को। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, पहले वाणिज्य मंत्री चुंदरीगर थे, उनको हटाकर C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री कर दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री। संचार मंत्री अब्दुल रब निस्तार थे कैबिनेट मंत्रालय में, अंतरिम सरकार में। उनको हटा के रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय, तार को हटा के बिना तार के ही ऐसे ऊपर ऊपर से किदवई को संचार मंत्री बना दिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री। उद्योग आपूर्ति मंत्री अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे दिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। स्वतंत्र भारत के कैबिनेट में श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति मंत्री सौंप दिया गया। कारखाना और ऊर्जा मंत्रालय नरहर विष्णु गाडगिल को। कारखाना ऊर्जा मंत्रालय नरहर विष्णु गाडगिल को। उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, नरहर विष्णु गाडगिल को। कारखाना ऊर्जा मंत्री, उद्योग आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री बना दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। जगजीवन राम श्रम। अंबेडकर को विधि मंत्री। षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री। जॉन मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्री। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण और राज्यों के मंत्री। विदेशी मामले राष्ट्रमंडल, वैज्ञानिक शोध, कुल मामलों मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब संविधान